समय आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 9th का लास्ट वीडियो रहेगा और ये लास्ट रिवीजन मैं करवा रहा हूँ साइंस का। तो आप लोगों को अंत तक करना है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस पेपर आप देख सकते हैं। आपका ये DOE का 2023 से 24 का प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी क्वेश्चन को मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्या पता इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा चले जाए, इसीलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत ही लाभ होगा इससे। चलिए तो अब देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आप हमारे पास टाइम मिला नहीं बनाने का, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना कोई काम करता हूँ, ठीक है, पढ़ाते रहता हूँ दिन भर, मैं भी होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला। जितना टाइम मिला मैंने वीडियो बनाया, अपलोड किया और अब मैं जो ये बना रहा हूँ वो नाइट में ही बना रहा हूँ। देखो नाइट में वीडियो बना रहा हूँ और ये मॉर्निंग तक में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को देखना है, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो क्लास 10th में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है, और अच्छी तरह से तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। आपको ऐसा तैयारी कराऊंगा, आपको कोचिंग भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहें। अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपका वीडियो मिलता रहे। अगला जो भी पेपर है आपका मैं करवाते चलूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ठोस द्रव और गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि वे डैश स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, ये और भी दोनों निश्चित आकार रखता है। देखो ये तीनों ना स्थान भी घेरता है और द्रव्यमान भी रखता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। यह अवलोकन इंगित करता है कि डैश पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण समावेशित हो जाते हैं। नंबर बी, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि जो कि फर्स्ट नंबर ही हमारा सही है, ठीक है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है आगे, ठीक है। पानी के कणों के बीच एक स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण क्या होते हैं, समावेश हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आप एक बाल्टी में अगर क्या करें, डिटॉल को 1 या 2 बूंद डालेंगे, पूरा बाल्टी में ना डिटॉल से मतलब अपना रंग दिखाने लगता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और पूरा डिटॉल डिटॉल महकने लगता है और पूरा मिल जाता है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये वही बात है, उसी का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसी तरह का है। चलिए आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। चलिए आप नेक्स्ट एक प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 3 नंबर में, देख लीजिए क्या है। देखिए 3 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्रव गैस एरोसोल नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा द्रव गैस एरोसोल नहीं है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर में, क्या बता सकते हैं, कुहासा, बादल, धुआं, कोहरा। इनमें से क्या कह रहा है कि कौन द्रव गैस एरोसोल नहीं है। कुहासा है, बादल भी है, ठीक है, और धुआं नहीं है और कोहरा भी है। तो ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं 4 नंबर क्या है। 4 नंबर में है Na2CO3 में मौजूद आयन है। तो Na2 और CO3 में जो मौजूद आयन है वो है आपका यही फर्स्ट नंबर ही है, Na+ और CO3 2-, ये आपका है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 4 नंबर का। अब 5 नंबर में देख लेते हैं क्या है। आपका 5 नंबर है, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। जब 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड होगी। देखिए इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे 5 नंबर को तो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर आपको होगा, आप लोग सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 16 ग्राम होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते होंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 5 नंबर का। तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर 16 ग्राम, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप लोग मैसेज कमेंट करिएगा, मैं अलग से सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है हमको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो 6 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर जो सी है, 6 का जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है, वो आपका राइट आंसर होगा। कैसे कि यहाँ देखिए, परमाणु एक अविभाज्य कण है। नंबर 2, समग्र रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। नंबर 3, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ये 3 आपने पढ़ लिया। अब देखिए एक में जो है कि ए में है 1 और 3। देखिए 1 और 3 अगर दिखाया जाए, यहाँ पे क्या है, ये 1 और 3 में से 1 तो सही है, लेकिन 3 नंबर सही नहीं है, इसीलिए 1 और 3 नहीं होगा। उसके बाद बी में केवल 2 तो सही है ही नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा। केवल 1 नंबर, परमाणु एक अविभाज्य कण है कि नहीं, ये विभाज्य नहीं होता, एक अविभाज्य कण है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका केवल 1 नंबर, जो कि कौन सा कथन गलत है, क्योंकि देखिए परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये कथन गलत है हमारा, ये रखना, हम ये कहना चाहते थे, क्योंकि ये इसको विभाज्य किया जा सकता है परमाणु को। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी तत्व के परमाणु में के m कोष में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तत्व की परमाणु संख्या होगी। देखिए आपको मैं बता दिया, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था JKL है ना, KLM। तो फर्स्ट में होता है आपका 2 है ना, जो कि K होता है। सेकंड में होता है आपका 8 जो कि L होता है ना, और थर्ड में होता है आपका 18। तो अब यह देख सकते हैं कि 3 संयुक्ता, m में 3 संयुक्ता है, तो टोटल कितना होगा, m में अगर 3 है, तो इस तरह से आप देखना चाहें तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ, k में जो है कि आपका होता है 2। ठीक है, और k के बाद l होता है, l में आपका 8 होता है, और m में जो होता है वो आपका 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या, m में 3 संयोजकता दिया, 3 दिया, पहले 8 और 2 10 हो गया, और m में 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, 3, तो 8 2 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 जहाँ नजर आएगा वो आपका डी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना नंबर, 7 का डी आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 8 नंबर देखते हैं। राइबोसोम की भूमिका है डैश, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। नंबर बी, श्वसन का स्थान। नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के स्थान। नंबर डी, प्रोटॉन की पैकेजिंग स्थान। ठीक है, 8 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। ठीक है, सॉरी ये हमारा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे। राइबोसोम की जो भूमिका होता है वो डी नंबर होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग स्थान होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कमल का तना किसकी उपस्थिति के कारण पानी में तैरता है, एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा क्या, 9 का ए नंबर, एरेनकाइमा में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक समान गति को दर्शाता है, जब जितना डिस्टेंस होगा उतना ही टाइम होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, ये ग्राफ को देख के समझ लेना है, एक समान है दोनों तरफ से। ठीक है, चलिए 10 नंबर तक आपका क्या होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नाइट में बना रहा हूँ, मोबाइल का लाइट से ही बना रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आपका 11 नंबर में। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी गति कितना होगा। देखिए गति बताओ, चाल बताओ, दूरी बट्टा समय है ना, चाल बड़ा होता है दूरी बट्टा समय, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे s बट्टा t हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी गति, अच्छा हमको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, हमको यहाँ लगाना है, देखिए कौन सा फॉर्मूला कह रहा है, इसकी गति कितनी होगी। यहाँ पे हम लोगों को जो लगाना है 11 नंबर में, वो लगाना है v वाला फॉर्मूला। ठीक है, v बराबर होता है s/t, स्पीड बटे टाइम होता है, क्योंकि इसकी गति वेग के अनुसार दिया गया है, इसीलिए v बराबर s/t हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर में, 12 नंबर में आपका पढ़ लीजिए पहले। सबसे पहले, एक लड़का चलती ट्रेन से, एक लड़का है जो कि चलती ट्रेन में सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन चलती रहेगी, तो ये कौन सा गति होगा, त्वरित गति होगा या समान वेग से, एक समान गति या वृत्तीय गति। देखो ना ही एक समान वेग से जाएगा, ना ही एक समान और ना ही वृत्तीय गति से, ये त्वरित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिक्का उछालेगा वो पीछे की ओर चले जाएगा। ठीक है, इसलिए त्वरित गति होगा ये। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में से देखिए कौन ऑप्शन आपका सही होता है 13 नंबर का। तो यहाँ पे देखिएगा, एक ठोस लोहे की गेंद वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व होता है, तो एक ठोस लोहे की गेंद, एक प्लास्टिक की गेंद, एक कागज, इसमें सबसे कम जड़त्व होता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा, गुरुत्वाकर्षण कारण के कारण त्वरण का जो मान होगा वो ध्रुवों पर अधिक होगा। यहाँ पे विषुवत वृत्त पर ध्रुवों से अधिक है, विषुवत वृत्त पर अधिक है, ध्रुव से विषुवत वृत्त तक बढ़ता है। यहाँ पे ध्रुवों पर जो कि अधिक है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, है ना, 14 नंबर। अब देखते हैं 15 नंबर क्या है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने में के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में ही इसका उपयोग किया जाता है ना, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और जल ऊर्जा ये आपका राइट नहीं है। संपीड़ित स्प्रिंग, है ना, क्या है देखिए यहाँ पर ध्यान से, संपीड़ित स्प्रिंग में होती है, संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है, इसमें होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप 17 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न 17 से 20 अभिकथन वाला है, कारण आधारित प्रश्न है, इनमें दो कथन शामिल है, अभिकथन और कारण, है ना। तो यहाँ पे जो देख लीजिए, ए और आर दोनों अगर सत्य रहेगा और ए का आर सही व्याख्या रहेगा तो वो आपका ए नंबर होगा, है ना। ए में से ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही यानी कि जो रीजन है वो एजम्पशन का सही स्टेटमेंट नहीं है, तो उसमें हम लोग बी लगाएंगे। नंबर सी में देखिए क्या लगाएंगे, सत्य है, ए अगर सत्य है और लेकिन कारण गलत है तो उसमें सी लगाएंगे। और देखिए डी नंबर क्या है कि ये ए गलत है लेकिन आर सत्य है, जो अगर आर रीजन सत्य रहेगा, ए गलत रहेगा तो इसमें डी लगाएंगे। इसी तरह से हमको करते जाना है। पहला प्रश्न क्या है, अभिकथन जल की परमाणुकता 3 है, जल की जो परमाणुकता है वो 3 है। और अब रीजन देखते हैं, 17 नंबर में है, रीजन देखते हैं क्या है, जाइलम एक संवहक उत्तक है। तो देखिए ये बात कुछ अलग कह रहा है, सॉरी एक मिनट, जल की परमाणुकता 3 है, तो रीजन देखते हैं, परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या है। देखिए ये और ये बात तो सही है, लेकिन ये कुछ अलग कह रहा है, ये कुछ अलग कह रहा है, इसलिए जब दोनों अलग अलग बात कहे तो वो आपका होगा बी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर लिख दीजिए आप बी, सही है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पर देखें, नेक्स्ट में अभिकथन है, जाइलम एक संवहक उत्तक है, जाइलम क्या है, एक संवहक उत्तक है। और ये भी तो सही बात है, जाइलम एक संवहक उत्तक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, रीजन देखते हैं इसका। रीजन में कह रहा है पौधे में पानी और खनिजों का परिवहन जाइलम के माध्यम से, हाँ ये दोनों आपका सही है, यहाँ पे एजम्पशन भी सही है, मतलब कि आपका कथन भी सही है और रीजन भी सही है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है, क्या लगेगा, ए लगेगा, सही है, ये आपका हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहने जाते हैं, सही बात है, ठीक है, और सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाती है, हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है, सही बात है, दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सही कह रहा है। और अब देखते हैं 20 नंबर में, सोयाबीन एक खरीफ फसल है, और 20 नंबर देख लेते हैं, सोयाबीन एक खरीफ फसल है और वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। देखिए खरीफ फसल और रबी फसल, हमारा जो कि रीजन है 20 नंबर में, आप या पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ कहा जाए तो ये अगर रीजन सत्य है और सॉरी अगर कथन सत्य है, रीजन गलत है, तो आपको सी नंबर लगाना है। यहाँ पे आप उसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सोयाबीन एक खरीफ फसल है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो गलत है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है, ये गलत बात है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए अभिकथन जो है कि वो सही है, रीजन गलत है, इसमें से हम लोग जो लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, 19 का ये 20 नंबर का सी लगाएंगे, ठीक है,
यहाँ पे सी लिख देंगे। इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जाते हैं। देखिए आगे में खंड ख है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं। चलिए इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख के रखा है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अब देखते हैं यहाँ क्या है। एक प्रयोग के लिए 21 नंबर प्रश्न है। एक प्रयोग के लिए यदि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना का तुरंत तैयार किए गए 10% विलयन की आवश्यकता है, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल हैं, तो आप 90 मिलीलीटर जल का उपयोग करके यह विलयन कैसे तैयार करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से बना लिया है, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और इसको लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे लगभग 10 ग्राम NaOH का वजन करके 90 ml पानी में हम लोगों को मिलाना होगा। इस तरह से हम विलयन तैयार कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर है 21 नंबर का। अब देखते हैं 22 नंबर में क्या कहता है। 22 नंबर में जो कह रहा है कि एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय किन्हीं दो जीवों के नाम बताइए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय दो जीवों का नाम है अमीबा और यूग्लिना। बहुकोशिकीय के दो जीवों का नाम है बहुकोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय में आ जाते हैं, मनुष्य और जानवर ये सब बहुकोशिकीय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक से अधिक इसमें सेल होता है, मनुष्य में, जानवर में देख सकते हैं। और ये जो अमीबा है, अमीबा में और यूग्लिना में एक ही कोशिका होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसका उदाहरण हो गया 22 नंबर का। इस तरह से अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं। रक्त या रुधिर एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संयोजी उत्तक है। क्यों? अब देखिए क्यों है, इसको आप क्या करिए, रिफाइन कीजिए। तो इसको आप आराम से यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको, जो मैंने लिखा है आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि यह शरीर के समस्त प्रणाली को जोड़ता है ना, तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्टों का परिवहन करता है। ये आपका आंसर है 23 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर में है। एक लड़का 400 ग्राम वजन की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से उड़ाकर ऊपर की ओर फेंकता है, तो क्या होता है। प्रारंभिक संवेग ज्ञात करना है और इसकी उच्चतम बिंदु। प्रारंभिक समय मतलब u ज्ञात करना है और v भी ज्ञात करना है, दोनों चीज ज्ञात करना है। कितना नंबर है देख लीजिए, आपका 24 नंबर। 24 नंबर का 24 नंबर में आपका जो m था वो 400 ग्राम है, तो इसको केजी में हम लोग बदलते हैं। यहाँ पे 24 नंबर में देख लीजिए m हमारा कितना है, 400 ग्राम वजन का है ना, m कितना है, 400 ग्राम वजन का है। तो अब हम लोग इसको केजी में अगर बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड किए 1000 से, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, डबल 0 बचा 4/10, ये हो गया इस तरह से 0.4 kg। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक वेग होता है मेरा क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देख लीजिए प्रारंभिक वेग जो कि स्टार्टिंग में जो इस तरह से फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग है जैसे फेंका जाता है, स्टार्टिंग हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड के जरिए से। ठीक है, तो u आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। अब v बराबर 0 है। ठीक है, क्योंकि वो भी 0 जाके रुक जाएगा, है ना, तो v 0 है। तो प्रारंभिक संवेग के अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो mu बराबर लगेगा, mu निकालना होगा हमको, है ना। तो m हमको पता है कितना, 0.4 अभी निकाले थे। देखिए m कितना निकाले थे, 0.4, ये m है, देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेट कर लेते हैं 0.4 इंटू 10, यू का भी 10 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब अंतिम वेग यानी कि भी निकालना है ना, भी डालेंगे एम भी, है ना, तो एम आपको पता है 0.4 और वी कितना है 0, तो इस तरह से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 किलोग्राम पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, ऐसी ध्वनि तरंगों को दर्शाने के लिए आरेख बनाइए जिनका आयाम तो समान है लेकिन आवृत्ति अलग अलग है। देखिए ये जो 25 है, 25 में मैंने क्या लिखा है, पेज नंबर 100, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 157। आप सपोर्ट मटेरियल का पेज नंबर 157 अगर निकालेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर 57 यहाँ पे है, देख लीजिए पेज नंबर आपका 157 है, सही है। और 157 में आपको जो आंसर है ये आपका आंसर है, देख लीजिए। ये दोनों आपको चित्र दिखा देना है। ठीक है, ये दोनों चित्र आपको क्या करना है, शो कर देना है। क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना है,
दोनों का आरेख बनाएं बस, है ना, जो आरेख बनाना है जिसका अलग अलग है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये दोनों आप बना दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऐसी दो भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध 4 जल संसाधनों की सूची बनाइए। तो चलिए इसका सूची मैंने बना लिया है पहले से ही, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 सूची बनाया गया है, देख लीजिए। नदियों या बांधों से नहरें, नंबर 2 टैंक या तालाब, नंबर 3 है ट्यूबवेल, नंबर 4 है झील, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो कि खंड बी कंप्लीट हो गया है, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, खंड ख कंप्लीट हो गया, अब खंड ग आ गया है, ठीक है। 27 से 33 लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप यहाँ देख लीजिए। उसी तरह से आपको 27 से 33 मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मैं भी करवा देता हूँ आप लोगों को, और इतना ही तैयारी के लिए बहुत है, पहले भी करवाया मैंने, ठीक है। आप लोग सभी का तैयारी कर लीजिए, और सपोर्ट मटेरियल जितने बचे हैं सभी का तैयारी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से रसधानियों का कार्य है, पौधे और अमीबा में क्या कार्य है इसका, देख ले 27 नंबर, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 27 नंबर का सॉल्यूशन में रसधानियों का कार्य, पौधों के द्वारा कोशिका को शक्ति एवं वृद्धि प्रदान होता है। अमीबा रसधानियों में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में कार्य करता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं इसका क्या है। देखिए बी नंबर में इसमें क्या कहा गया है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है लाइसोसोम। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये आपका लाइसोसोम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर में क्या कह रहा है। इस तरह से ये पेज पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। इसमें सब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब 28 नंबर देखते हैं, 28 नंबर में क्या कहता है। देखिए 28 नंबर में कहा गया किन्हीं 3 एपिथेलियमी ऊतकों के नाम और उनका स्थान बताइए, ठीक है। 28 नंबर में प्लस लिख लिया, इसलिए क्या होता है कि हम लोगों को लेट नहीं लग रहा है ना, हम लोगों का रिवीजन हो रहा है फास्ट में। देखिए 3 एपिथेलियम का जो क्या बताने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। 3 एपिथेलियम का जो बताने कह रहा है वो क्या बताने कह रहा है, ऊतकों के नाम बताने कह रहा है, तो वो आप लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए स्क्वेमस स्क्वेमस उपकला उत्तक, इसका स्थान रखते हैं रक्त वाहिका और फेफड़ों की वायुकोशीय परत। मैं भी परेशान हो गया ना थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है, सुबह से मैं भी थका हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचिए कि सर कुछ गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ना सर घूम रहा है मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत पूरे दिन मेहनत बहुत करता हूँ, काश आप लोग सपोर्ट कर दें तो बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। चलिए ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिख लीजिए। स्थान है रक्त वाहिका और फेफड़ों की वायुकोशीय परत। नंबर 2 है घनाकार उपकला उत्तक, है ना, इसका स्थान है गुर्दे की ट्यूबुलर परत। उसके बाद 3 है स्तंभाकार उपलक क्या है, उपकला उत्तक। उसके बाद स्थान है पाचन और ऊपरी श्वसन पथ की परत। ये आपका हो जाएगा 28 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 29 नंबर में आपका फिर आपका कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे। एक छात्र 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे की सीमा के साथ एक पथ पर चलना शुरू करता है, उसे 10 मीटर का रास्ता तय करने में 40 सेकंड का समय लगता है ना। तो नंबर 1 में बताना है 2 मीटर 20 सेकंड के अंत में छात्र दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या होगा, है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले देखते हैं। ये एक वर्गाकार क्षेत्र, इसी तरह से एक वर्गाकार मैदान है बना दिया, और वर्गाकार मैदान इसी तरह से 10 मीटर बताया गया था, 10 मीटर लिखा, दूरी इसका है मान लेते हैं 10 मीटर, समय 40 सेकंड है। तो 4 बराबर निकालते हैं, दूरी बट्टा समय होता है 10/40 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा, है ना। फर्स्ट नंबर में एस हम लोग का इस तरह से यहाँ पर स्पीड आ गया है, एस आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। और टी हमको पता है, टी जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर का जो रिजल्ट चाहिए, फर्स्ट नंबर का जो आंसर चाहिए था 1 मिनट 20 सेकेंड के अंत में, है ना। तो 1 मिनट यहाँ पर टी हमारा हो गया कितना, सॉरी 1 मिनट फिर से देख लूँ, यहाँ पे 2 मिनट है ना, सॉरी फर्स्ट नंबर है 2 मिनट 20 सेकेंड के अंत में, है ना। तो टी हमारा है कितना 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम लोग अगर निकालेंगे 2 मिनट का होगा
देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो गया 120 सेकंड, और 20 सेकंड और जोड़ देंगे तो 140 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो अब दूरी बराबर हो जाएगा, निकालेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चाल है 0.25 और समय है 140, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 35 मीटर हो जाएगा। तो यही आपका परिमाण भी होता है, अतः परिमाण 35 मीटर। तो विस्थापन की बात करते हैं, अगर ये 35 मीटर हो गया, या तो टोटल कितना है, अगर टोटल की बात किया जाए पूरा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, परिमाण भी चाहिए। यहाँ पे देखिए परिमाण भी चाहिए, तो परिमाण कैसे निकलेगा, ये टोटल जो है कि यहाँ पे 40 है, टोटल कितना है 40 है। तो ये यहाँ पे अगर आके रुक जाता तो 35, अगर यही होगा ना 35, तो यहाँ बचेगा 5, है ना। तो 5 हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। उतना जल्दी वो अगर शॉर्ट दूरी जाएगा तो उसका 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड में देखिए, यदि छात्र दिए गए वर्गाकार मैदान की दूरी 2 मिनट 20-40 सेकंड में करता है तो इसका क्या होगा, 2 मिनट 40 सेकंड में ना। तो 2 नंबर भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर तो हम लोग देख लिए 2 मिनट, इसमें से दूरी आपका 40 मीटर का पूरा चाहिए था, है ना। क्वेश्चन देखिए पूरा चाहिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, पूरा तो 40 हो जाएगा, पूरा 40 हो जाएगा, है ना। 40 मीटर दूरी हो जाएगा, समय बराबर 2 मिनट 40 सेकंड है। तो इसको करेंगे तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड हो गया, 40 सेकंड को जोड़ेंगे 160 सेकंड हो गया। और गति या चाल चाहिए था, दूरी 4 बटा दूरी बटा समय, दूरी डाल दिए और समय भी डाल दिए यहाँ पे। तो इसको आप लोग करिएगा तो क्या होगा, 0.25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। और अथवा में देखते हैं क्या है इसका। अथवा में देखिए क्या है, देख लीजिए ध्यान से। एक कार 6 सेकंड में अपनी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए कितना नंबर है, यहाँ पे एक कार 6 सेकंड में अपनी गति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, कितना घंटा से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो स्टार्टिंग है, प्रारंभिक वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक वेग को अगर हम लोग सेकंड में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 80 गुना 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 है, ये कटेगा 9, इसका कटेगा 80 है, तो यहाँ 40 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से 40 पंचे कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे 40 पंचे हो करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये 9 का 9 है, 200/9, और ये है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वी का भी उस 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको भी वैसे ही करेंगे, आएगा 150/9, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं आगे, टी बराबर 6 सेकंड दिया हुआ था। अब इसको हम लोग ए निकालना होगा, क्योंकि हम लोगों को उसी तरह कह रहा है त्वरण गति। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, त्वरण ज्ञात करना है, देखिए ना, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग को वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो त्वरण वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी लगाना है इसमें फॉर्मूला। चलिए, और ये v जितना था, v हमको दिया हुआ ऊपर में, यानी नीचे में v दिया हुआ, ऊपर में u दिया हुआ, तो ये आप लगा लीजिए यहाँ पे। देखिए v माइनस यू है, तो v माइनस यू है, पहले v माइनस यू का हम निकाल रहे हैं, तो v माइनस यू का निकालिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों 9 और 9 है, तो ये एलसीएम सेम है, तो यहाँ लिख दिए 150 में 200 घटाएंगे, है ना। ये घटाएंगे तो माइनस 150/9 हो जाएगा, मैं 150/9 लिख दिए। और 6 पहले से बता था, यहाँ देख लीजिए, टी था, टी का जो मान था हमारा 6 था। तो अब इसका मान यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इसका मान पुट कर दिए, डाल दिए हैं टाइम की जगह, और इसके नीचे कोई नहीं था तो 1 डाल दिए। तो अब इसको ना एक साथ हम लोग कर लेते हैं, 150/9, यहाँ देखिए, सॉरी 50/9, 150 नहीं है, -50 बचा, क्योंकि उल्टा घटा था, 50/9 हो गया यहाँ गुना, ये जो नीचे कुछ नहीं था, ये 1 डाले, ये ऊपर जाएगा, यहाँ डबल 4 गो रहेगा ना, तो ये 2 अलग लिख देंगे, और ये जो सबसे नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 1/6 हो गया यहाँ पे, तो 50 गुना 1 करेंगे 50 होगा, 9 गुना 6 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट कूट कीजिएगा, 25/27 आएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.926, है ना। और ये -7 माइनस लगा दिए, एटलीस्ट ये मान आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि, सॉरी ये नहीं है, ये है ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग लिखिए, 30 नंबर।
देखिए 30 नंबर में जो है कि पेज नंबर 159 कह रहा है निकालने के लिए, तो पेज नंबर 159 हम लोग निकालते हैं कहाँ का, सपोर्ट मटेरियल का। ठीक है, 159 ये कितना है, 157 है, 159 निकालेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ध्वनि का बहुल परावर्तन या परावर्तन, ये यहीं से आपको लिख देना है। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन से ही आप अगर लिख दीजिएगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है ध्वनि का परावर्तन में जो भी लिखा हुआ है इसी को लिख दीजिएगा तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही है, चलिए यहाँ पे यहाँ से आप लोगों को लिख देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख लीजिए, 30 नंबर आता है, 29 नंबर इस तरह से, ये सॉरी 30 नंबर में से ये खत्म हो जाता है, अथवा आता है। तो यह देख लीजिए, अथवा में एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 6 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनी, और यदि ध्वनि की गति जो थी कितनी थी, 346 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि तो मानी जाए तो लड़के के चट्टान से कितनी दूरी कितनी होगी, है ना। तो ये ए नंबर है, ए नंबर का आप देख लीजिए, इसका भी सॉल्यूशन मैंने, अब देखिए इसके बाद में ना तो ना हमको अजीब नींद लग रहा है क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ ना। तो आप लोग इसका ना 30 नंबर का देख लीजिए, 30 नंबर यहाँ पे 30 नंबर का ये, ठीक है, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन मैंने दिया है इसको देख लीजिए और इसको उतार लीजिए, सही से साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग उतार लीजिए। अब बी नंबर भी आप देख लीजिए, बी नंबर में क्या है, बी नंबर में लिखा है ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, बी नंबर। तो पेज नंबर देखिए, बी नंबर मैंने क्या किया, पेज में 159 है तो 159 निकालिए और आपको यहाँ मिल जाएगा प्रतिध्वनि। यहाँ देखिए प्रतिध्वनि दिखाई दे रहा है ना, यही आपको लिख देना है। ठीक है, प्रतिध्वनि में क्या लिखा हुआ है, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव, पुनः सुनना, दोहराव क्या होता है, पुनः सुनना को प्रतिध्वनि कहते हैं ना, जो ध्वनि पुनः बार बार सुना जाता है ना। जैसे कहीं अगर एक रूम में हम लोग बोलते हैं तो उसका आवाज़ क्या होता है, गूंजने लगता है, तो वही प्रतिध्वनि होता है। सही है, तो इस तरह से हो गया ये हमारा, और दोनों प्रश्न हो गया। यहाँ 31 नंबर देखिए, उन वांछनीय लक्षणों की सूची बनाएं जिनके लिए मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संकरण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। तो ये आपका 31 नंबर है। 31 नंबर में यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट में है कम रखरखाव वाली नस्लें, सेकंड में उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता, थर्ड में कृषि अपशिष्टों से उत्पादित सस्ते आहार का उपयोग करने की क्षमता, 4 नंबर में अंडे की गुणवत्ता और आहार। सही है, जी आपका हो गया। और 32 देखते हैं, 32 में क्या है, देखिए 32 में आपका है निम्नलिखित जीव का रासायनिक सूत्र। देखिए पिछले वीडियो में भी ना मैंने करवा दिया था, बहुत सारे सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र करवाया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सूत्र करवाया था, सभी सूत्र को आप देख लीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा, क्योंकि कोई ना कोई फंस नहीं जाएगा आपका, है ना। इसीलिए आपको पूरा देखना है। तो ये तीनों का सूत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन पे बने रहें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे पहला है अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, चलिए ये आप लोगों को ये सॉल्यूशन दे देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। अमोनियम सल्फेट का आपको लिखना है NH4 2SO4, सोडियम नाइट्रेट का लिखना है NaNO3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड का लिखना है Al2O3। देखिए इस तरह से मैंने आपका इतना सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और इतना ही प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस पेपर का कर लीजिए। उसके बाद जितना भी मैंने पहले करवाया था उनका प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी स्टार्टिंग में सपोर्ट मटेरियल का बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनका तैयारी करते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अगर आप इतने कर रहे हैं, अगर आपने हमारे बातों को माना है, फॉलो किया है, तो पक्का कह रहा हूँ आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं कितने नाइट में आपका वीडियो बनाया हो। हमारे पास कोई डिजिटल कैमरा भी नहीं है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि वो एकदम SDLR है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सिंपल सा मोबाइल से ही मैं बना रहा हूँ आपका। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग का फ़र्ज बनता है। ठीक है, जब इतना सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों का, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँ।
तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो जाने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले फिर से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से रहो।